Good morning, everyone, and welcome to the class. We will start a new chapter, and the name of the chapter is New Centers of Power. In your book, the name of the chapter is Alternative Centers of Power, but in the revised syllabus, you will see that the name of the chapter has been changed, and not only this, we see that some new centers of power have been added in this chapter. Like in your original chapter, there are some centers of power about which you have to study are European Union, ASEAN, and SAARC. And there are some countries which are emerging as new centers of power or alternative center of power. तो उसमें आपको चाइना के बारे में पढ़ना इन योर ओरिजिनल बुक, है ना. बट इन रिवाइज सिलेबस देयर आर सम एडिशंस, लाइक ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि न्यू सेंटर ऑफ पावर है, इसमें ये तीनों तो आपको पढ़ना है. साथ में एक न्यू एडिशन है, दैट इज ब्रिक्स. ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है. और जो कंट्रीज हैं उसमें भी कुछ एडिशन है. एक तो इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, देन रसिया, एंड द लास्ट इज इजराइल. तो इस तरह से इसमें आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐड हुए हैं, और दीज आर गिवन इन द रेफरेंस मटेरियल. जो सिलेबस के साथ जो रेफरेंस मटेरियल मिला है उसमें इन तीनों के बारे में, क्योंकि ओरिजिनल बुक में आपकी यही है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है और सार्क है. ये ब्रिक्स नहीं है, इंडिया नहीं है, रसिया नहीं है और चाइना नहीं है ना. तो ये सारे जो चारों हैं, ये चारों आपको इनका जो रेफरेंस मटेरियल में इनके बारे में आपको मिलेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग टुडे वी विल स्टार्ट विथ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर आज के समय में बना हुआ है. तो हम लोग इसी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो when we were discussing the first chapter, in that chapter we have discussed about the impact of the Second World War. As we have seen कि Second World War, जिसमें कि एक तरफ अलाइड पावर्स थे, एक तरफ एक्सिस पावर थे. अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस एंड यूएसएसआर था, और एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली. और इसमें हमने देखा था कि जीत अलाइड फोर्सेस की होती है, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ यूरोप पर हुआ. बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो यूरोप था वो यूरोप का डोमिनेंस था पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे. यूरोप वॉज डोमिनेटिंग. यूरोप के खास करके दो कंट्रीज जिसको हम कहेंगे ब्रिटेन और फ्रांस, एक्चुअली they were dominating the whole world politics before the Second World War. But the devastating impact of Second World War was such that that Europe Europe faced a huge loss of property, loss of life, and all these caused डिवास्टेशन इन यूरोप. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप जो कि डोमिनेंट पोजीशन में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले उसकी कंडीशन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है. फाइनेंशियली यूरोप जो है वो बिल्कुल ही टूट जाता है. ठीक है, और इस समय अब ये सवाल उठने लगा कि
यूरोप को कैसे रिवाइव किया जाए, जो यूरोप जिस कंडीशन में पहुंच गया, जो यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स कहा जाता था बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस कॉन्टिनेंट, दिस यूरोप was known to be known as कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिट देने वालों का कॉन्टिनेंट। ऐसे कंट्रीज थे जो कि डिफरेंट कंट्रीज को पैसे उधार देते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की ये कंडीशन हो गई कि वो डेप्टर्स की कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी तक जो लोगों को, जो अदर कंट्रीज को उधार देता था, अब उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि उसको उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब ये सवाल था आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि यूरोप में कैसे यूरोप का रिवाइवल होगा। क्योंकि देखिए, यूरोप के जो कंट्रीज थे उनके बीच में आपस में राइवलरी भी थी। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही बहुत बड़े पावर थे बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की राइवलरी थी, जिसको कि हम लोगों ने कई बार ऐसे डिस्कशंस आए जिसमें कि हम लोगों ने इस बात को देखा कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनके बीच का रिलेशन बहुत ही ख़राब था, उनके बीच बहुत ज़्यादा राइवलरी थी। तो अब ये सवाल था कि क्या उस राइवलरी को मेंटेन किया जाए, जो राइवलरी यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में थी उस राइवलरी को मेंटेन किया जाए, या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप के उनका रिकंस्ट्रक्शन हो, और इस बेसिस पे रिकंस्ट्रक्शन हो जिसमें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बेसिस पे एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लिए हुए रिकंस्ट्रक्शन हो। तो ये एक सवाल था, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ यूरोप, कि आखिर यूरोप किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो डिवास्टेशन हुआ था यूरोप में, उससे रिवाइव करना अभी सबसे पहली प्रायोरिटी थी यूरोप की। और ऐसे में एक सवाल ये भी आ रहा था कि जो राइवलरी है वो राइवलरी को हम आगे बढ़ाएं, या फिर उस राइवलरी को भूल करके हम आपस में कोऑपरेट करते हुए एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेते हुए यूरोप के रिवाइवल की तरफ चलें। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसमें यही समझ में आया कि यूरोप को रिवाइवल की ज़रूरत है। ठीक है। और जो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ थे उन्होंने अपने जो इकोनॉमी में उनके जो रियून आया, पूरी तरह से तहस नहस हो गई इकोनॉमी, जो डिस्ट्रक्शन आया, उन सबको अब फिर से रिवाइव करना था। रिवाइवल का इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया कि हमें यूरोप को मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए पूरे यूरोप को रिवाइव करना है। ठीक है। और इसमें जो यूरोप का हम रिवाइवल देख रहे हैं, या जिसको हम यूरोपियन इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, ये इसको हेल्प मिला कोल्ड वॉर से। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय है उसमें हमने देखा है कि किस तरह से दो सुपर पावर इमर्ज करते हैं, और इन दो सुपर पावर्स के बीच में जो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन होते हैं उसके कारण कोल्ड वॉर होता है। और इस कोल्ड वॉर के कारण क्या होता है कि जो वर्ल्ड है दैट स्टार्टेड टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द वेस्टर्न अलायंस एंड द ईस्टर्न अलायंस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। और ये जो दो ग्रुप्स में डिवीज़न स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्टेड विथ यूरोप ओनली। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, एक्चुअली दिस कोल्ड वॉर एडेड इन द यूरोपियन इंटीग्रेशन। कोल्ड वॉर के कारण यूरोप के रिवाइवल में फ़ायदा मिलता है। जो अमेरिका है, अमेरिका जो है
वो यूरोप को हेल्प करने के लिए आगे आती है। यूरोप में भी खास करके जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे वो कंट्रीज यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे वो जर्मनी के डोमिनेशन में थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो जर्मनी के डोमिनेशन में थे और यूएसएसआर ने उनको जर्मनी से फ्री किया था, है ना। ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे दे वर इन द कंट्रोल ऑफ जर्मनी एंड इट वाज यूएसएसआर विच freed them from the control of Germany, from the domination of Germany, and that is the reason the East European countries were in the influence of USSR। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमेरिका है उसने वो जान गया कि जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज है वो तो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में है, तो जो अब वेस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेना एक बहुत बड़ा रीज़न था अमेरिका के पास। हालांकि ये नहीं कि वो कोई मॉरलिटी के बेसिस पे या कोई फिलांथ्रो इस तरह का कोई काम कर रहा था जिसको कि परोपकार के लिए, नॉट दैट वाज नॉट द रीज़न। एक्चुअली जो कोल्ड वॉर के कारण जो सिचुएशंस हुए थे उसमें अमेरिका को वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज चाहिए थे अपने साथ, और यही रीज़न था कि अमेरिका ने बहुत ही मैसिव फाइनेंशियल हेल्प दिया ताकि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर जाए। और ये जो मैसिव फाइनेंशियल हेल्प अमेरिका की तरफ से यूरोप को दिया गया, दिस वाज नोन एज मार्शल प्लान। इसी को हम कहते हैं मार्शल प्लान। ठीक है, और इसी समय हमने देखा कि 1949 में अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया था जिसका नाम था नाटो, है ना। 1949 में अमेरिका ने नाटो भी बनाया था जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज ही इसके मेंबर थे। ठीक है, तो मार्शल प्लान जो है वो मेन प्लान था फाइनेंशियल हेल्प के लिए यूरोप को, और मार्शल प्लान के अंदर ही हम देखते हैं क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। और इसको क्यों बनाया गया? ये जो OEEC बना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। जो मार्शल प्लान से तैयार हुआ था कि यूरोप को अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प देगा, तो जो यूरोप को अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प देगा उस एड को चैनलाइज करने के लिए, ठीक है, उस एड को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को एक्चुअली देने के लिए ये OEEC जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। It was established in the year 1948. And what was the reason for establishing this OEEC? The reason was to channelize aid to the West European countries. और इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये जो OEEC था एक्चुअली ये एक फोरम बन गया जहाँ पर कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे दे स्टार्टेड टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। एक प्लेटफॉर्म
मिला यूरोपियन कंट्रीज़ को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसके थ्रू वो आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट किए। ट्रेड के मैटर्स पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करना, कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन का यही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप जो है वो स्टैब्लिश होता है, एंड दिस काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इट वाज नॉट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दिस काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अगर आप देखेंगे दिस OEEC, इट वाज फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, ट्रेड और अदर इकोनॉमिक इश्यूज पे कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो हम काउंसिल ऑफ यूरोप देख रहे हैं जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुई, इसको बनाने के पीछे मेन रीज़न था पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको देखेंगे। Council of Europe it was established in the year 1949 for political cooperation. ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, और ये सारे डेवलपमेंट्स जो अल्टीमेटली कल्मिनेट करते हैं यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन में। ठीक है, जो कि 1992 में हुआ। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हम 1949 के जो इवेंट्स हैं उनको देख रहे हैं। इसके बाद फिर 1951 में फिर एक मेजर इवेंट होता है अप्रैल 1951 में, और वो क्या है, जो हम देखते हैं कि 6 जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग, ये 6 कंट्री जो है वो मिलकर के ट्रीटी ऑफ पेरिस पे साइन करके क्या बनाते हैं, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ओके, कब बना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी? ये बनता है अप्रैल 1951 में। पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस पे साइन करते हैं 6 कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके बाद फिर 1957 के मार्च में यही 6 कंट्री, जो जिन 6 कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ पेरिस पे साइन करके यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया था, उन्हीं 6 कंट्रीज ने, यानी कि लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, वेस्ट जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, ये 6 कंट्री फिर से साइन करते हैं ट्रीटीज ऑफ रोम पे, एंड ट्रीटीज ऑफ रोम पे साइन करके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनती है। तो इस तरह से इनका जो कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, कोऑपरेशन के थ्रू। और ये कोऑपरेशन कैसे हो रहा है, इस तरह से जो वेरियस ट्रीटीज पे साइन करके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं उनके थ्रू। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। कैसे यूरोप का इंटीग्रेशन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। अभी हमने ये 1951 का देखा है ना, दिस इज 51, और फिर हम देख रहे हैं कि 1957 के मार्च में ट्रीटी ऑफ रोम पे साइन होती है, और ट्रीटी ऑफ रोम पर साइन करके ये 6 जो कंट्रीज थे वेस्ट यूरोप के,
वो इस्टेब्लिश करते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और साथ ही साथ एक और कम्युनिटी बनती है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इसी ट्रीटी से। यूरोपियन ठीक है, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, दैट वाज दिस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दिस वाज द मेन कम्युनिटी which was there for the cooperation among the European countries। और 1973 के जर्मनी में इसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यूरोपियन कम्युनिटी कहा जाने लगा, और इसको ज्वाइन करते हैं डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये 3 कंट्रीज, डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूके, ज्वाइन द ईसी इन 1973 जनवरी। तीन कंट्री हैं, आयरलैंड, डेनमार्क एंड यूके। These 3 countries joined the EC। यूरोपियन कम्युनिटी, ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, इसी को यूरोपियन कम्युनिटी कहा जाने लगा। तो ये तीनों जो कंट्री है 73 के जनवरी में ईसी को ज्वाइन करते, जिसमें कि अभी तक 6 कंट्रीज थे, है ना, जो कि हमने अभी देखा, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। अब इसमें 3 कंट्री और एडेड हो जाते हैं, आयरलैंड, डेनमार्क एंड यूके। ठीक है, और इसके बाद फिर जून 1979 में इनका एक तरफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी चल रहा था। ये तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने देखा, जैसे कि काउंसिल ऑफ यूरोप, जो कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के पर्पज से बना था। तो दूसरी तरफ इनका एक मतलब दोनों चल रहा था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी। तो 1979 के जून में पहली बार इलेक्शन होता है यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए, इनका एक कॉमन पार्लियामेंट बन गया। ठीक है, और उसके लिए फर्स्ट टाइम जून 1979 में इलेक्शन भी हो जाता है। So, June 1979, first election for European Parliament। The first direct election ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 91 के जनवरी में फिर ग्रीस ईसी को ज्वाइन कर लेता है। जो यूरोपियन कम्युनिटी थी उसको ग्रीस ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरह से नंबर जो है वो इंक्रीज किए जा रहे हैं। अब इसमें 10 मेंबर्स हो गए, है ना। तो जनवरी 1981 ग्रीस ज्वाइंस ईसी। और फिर हम देखते हैं कि 1985 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट होता है, सेंगेन एग्रीमेंट,
जिस एग्रीमेंट में बॉर्डर कंट्रोल्स जो थे ईसी के मेंबर्स में, जो भी यूरोपियन कम्युनिटी के ये जो 10 मेंबर्स थे, इनके बीच के बॉर्डर कंट्रोल्स को हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 10 कंट्रीज यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनके बीच में कंट्री जो सिटीजन्स हैं उनको आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बॉर्डर का जो कंट्रोल था वो ख़त्म कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इसका ये मतलब है कि अगर इन 10 कंट्री में से किसी एक कंट्री का भी कोई एक अगर वीज़ा ले लेता है, तो इसका ये मतलब है कि उसको बाकी के जो 9 कंट्रीज है उसमें भी जाने का उसको राइट मिल जाता है। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये शेंगेन जो अग्रीमेंट है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि 85 के जून में हुआ था, जून 1985 शेंगेन एग्रीमेंट। जिसमें ईसी के यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच के बॉर्डर कंट्रोल्स को एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड देन जनवरी 1986 में फिर से 2 मेंबर इसके बन जाते हैं, स्पेन और पोर्टुगल। ठीक है, और इसी समय 1990 के अक्टूबर में एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। जो वॉल ऑफ बर्लिन थी वो टूट जाती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है और पूरी की पूरी जर्मनी जो थी अब वो ईसी के मेंबर बन गई, है ना। तो 86 जनवरी में क्या हुआ, Spain and Portugal becomes member. Spain and Portugal join EC, है ना। और उसके बाद अक्टूबर 1990 का इंसिडेंट है कि यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। और इसमें हम आगे के जो इंसिडेंट है वो ये होता है कि 1992 के 7 फरवरी को ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिट जो है वो साइन होता है। और ये ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिट जो है वो उसी से यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से बना, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिट। कब ये ट्रीटी हुई, 1992 फरवरी 7 को। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 फरवरी 1992। ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिट। So this Treaty of Maastricht was signed and thus European Union was established. और फिर हम आगे ये देखते हैं कि फिर इसमें मेंबर्स जो हैं हाँ 1993 के जनवरी में सिंगल मार्केट हो जाता है। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ लगती थी इन कंट्रीज़ के बीच में वो बिल्कुल ख़त्म, फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाता है और सिंगल मार्केट वाज क्रिएटेड इन जनवरी 1993। ठीक है, जनवरी 1993 में सिंगल मार्केट क्रिएट होता है। जनवरी 1995 में फिर से कुछ नए कंट्रीज इसको ज्वाइन करते हैं, लाइक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, और फिर 2002 में इनकी एक कॉमन करेंसी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं, EURO। दिस यूरो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2002। ठीक है, यूरो वाज इंट्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये यूरो जो था वो कंपल्सरी नहीं था कि हर कंट्री जो भी मेंबर कंट्री है उसको अडॉप्ट करना ही होगा। 12 मेंबर कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं
कि 2004 के मई में इसमें 10 नए मेंबर आते हैं। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि जो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो जो नए कंट्रीज बने थे लाइक लातविया, लिथुआनिया, जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों 2004 के मई में इसके मेंबर बन जाते हैं ईयू के। इसके अलावा और भी कंट्री जैसे चेकोस्लोवाकिया जो कि 2 पार्ट में बटा था, तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, वो दोनों भी इसके मेंबर बन जाते हैं। इसी तरह से अदर कंट्रीज जैसे साइप्रस है, देन हंगरी है, माल्टा है, पोलैंड है, ये सब जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे वो सब भी ईयू के मेंबर बन जाते हैं। इस तरह से ईयू के मेंबरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2004 में 10 मेंबर इसमें जुड़ जाते हैं। और फिर जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी ईयू के मेंबर बन जाते हैं। और कंट्रीज जो हैं वो ईयू को यूरो को भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ऐसा हर तरफ मतलब मेंबरशिप भी बढ़ रही है और उन मेंबर्स का नंबर भी बढ़ रहा है जिन्होंने यूरो को अडॉप्ट किया है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि 2012 में ईयू जो है उसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। 2013 में क्रोएशिया इसकी 28th मेंबर बनता है, जो कि लेटेस्ट मेंबर है। और उसके बाद एक नया डेवलपमेंट होता है जिसमें हम देखते हैं कि 2016 में ब्रिटेन में एक रेफरेंडम होता है कि ब्रिटेन को ईयू में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और इस रेफरेंडम में हम देखते हैं कि 51.9% जो वोटर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि ब्रिटेन शुड एग्जिट फ्रॉम द ईयू, जिसको कि हम ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं, BREXIT, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ये एक रेफरेंडम के थ्रू हुआ है और ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब कल की क्लास में हम लोग आगे की चीज़ देखेंगे।